नमस्कार दोस्तों। इस एक्ट में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी एक्ट से पूछे जाते हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब लागू किया 1935 में, ये बनाया और लागू कब से हुआ वो सब मैं बताऊंगा। इसमें सारी प्रोविजन क्या थी, ये क्या है, जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के टूवर्ड्स एक बहुत अच्छा कदम था। जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपकी जिसमें प्रावधान था 1919 के एक्ट में भी था, लेकिन इसमें कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए। मतलब कि जो भी लॉ बनाए, जो वॉइसराय बनाए, जो भी कानून बनाए, वो मिनिस्टर हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे बनाए जाए। मतलब उन्हीं की क्या है कि जो वो कहेंगे, उनकी जो भी एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, उन पे बनाया जाए। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर आते हैं, जिनके जो पीपल उन्हें इलेक्ट करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हों। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रावधान था 1919 के एक्ट से दिया गया, और उसके हिसाब से क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो मेंबर आते थे, इलेक्शन होके आते थे, तो इसको एक्सटेंड किया गया कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। और ये सबसे लेंथी एक्ट था, जिसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। 320 सेक्शन, 321 सेक्शन। और इसके फीचर क्या क्या थे, इसके फीचर थे जी, फर्स्ट था आपका, इसने क्या है, ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश करने की इसने क्या है, ट्राई किया, कोशिश की। कहाँ पे, प्रिंसली और दोनों प्रोविंशियल स्टेट को मिला के। मतलब जो प्रिंसली स्टेट कौन से हुआ करते थे, ये वो स्टेट हुआ करते थे जो डायरेक्टली क्या है, ब्रिटिश के गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी, उसके कंट्रोल में नहीं आते थे। प्रिंसली स्टेट्स, इनकी ऑटोनॉमी होती थी, ये अलग से रूल करते थे एरिया पे। जैसे आपका हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गए, तो ये ऐसे प्रिंसली स्टेट थे बहुत, उन पर राजा का रूल हुआ करता था, और जो कानून ये बनाते थे वही लागू हुआ करता था। तो इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप करने की बात की 1935 के एक्ट ने, इन दोनों को मिला के, प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को। और इसने क्या किया कि इसने सेंटर जो लिस्ट हुआ करती थी उसको 3 लिस्ट में बांट दिया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कनकरेंस लिस्ट। याद करो, अभी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है ना, स्टेट की, सेंटर और कनकरेंस लिस्ट। मतलब जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है ऐसे विषय, जिसपे सेंटर बना सकता है, और जिसपे दोनों बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट, उसे कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो इसी तरह इसने भी प्रावधान रखा, सेंट्रल लिस्ट बोला, जिसे बोला जाता, सेंट्रल लेवल पर जो लिस्ट होती थी उसे बोला जाता था फेडरल लिस्ट। और जो आपकी स्टेट लेवल पे लिस्ट होती थी उसे बोला जाता प्रोविंशियल लिस्ट, और जिस पे दोनों बना सकते थे उसे कनकरेंट लिस्ट। और जो रेजिड्यूरी पावर थी, रेजिड्यूरी पावर का मतलब है जो इन तीनों लिस्ट में कोई से में भी वो सब्जेक्ट नहीं आते, जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आएंगे उसे बोलेंगे रेजिड्यूरी पावर। और ये दे दी वॉइसराय को। जो भी रेजिड्यूरी पावर होंगी, रेजिड्यूरी पावर पे वॉइसराय कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा। लेकिन ये फेडरेशन का जो प्रावधान रखा था ना, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये कभी भी फोर्स में नहीं आया, कभी भी लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया फेडरेशन को। उन्होंने कहा हम फेडरेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारा अलग रूल होगा। इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। सेकंड इसमें प्रोविजन क्या थी, इसमें प्रोविजन थी जो डायरकी इंट्रोड्यूस की थी ना प्रोविंसेस लेवल पे, किसने, 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में ये डायरकी डबल रूल जिसे बोला जाता था इंट्रोड्यूस की थी सबसे पहले 1919 के एक्ट में। तो प्रोविंशियल लेवल पे इसको अबॉलिश कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। और इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रावधान रखा, उसे इंट्रोड्यूस किया। मतलब जो स्टेट रहेंगे उन्हें ऑटोनॉमी रहेगी, मतलब अपने हिसाब से कानून बना सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन कर दिया उनका। और इसने क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस तरह से प्रोविंस में भी एस्टेब्लिश की, क्योंकि प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी, ऑटोनॉमी दे दी इसी के हिसाब से। दूसरा क्या है कि ये एक्ट आया था 1937 में, इफेक्ट में आया था, लागू हो गया था, लेकिन ये डिसकंटिन्यू होगा 1939 में, मतलब 1939 में तक ही ये एक्ट चला। इसके बाद से क्या हुआ आपका, इसकी नेक्स्ट प्रोविजन क्या थी, जो डायर की थी प्रोविंशियल लेवल पे तो इसने अबॉलिश कर दी, रिमूव कर दी, हटा दी, लेकिन सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी डायरकी को। डायरकी क्या होती थी, मैंने 1919 का एक्ट जब हमने पढ़ाया था तो हमने इसमें किया था क्या कि एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट हुआ करते थे और रिजर्व सब्जेक्ट। तो ये दो में रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी वो लॉ बना करती थी, और इन पर लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाती है। तो इस तरह से इसने सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, और जो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी थी उसे रिमूव कर दिया, हटा दिया। इसी तरह से इसने क्या है, सब्जेक्ट को रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट दो में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो ये प्रोविजन थी ये कभी भी इफेक्ट में नहीं आई थी जो इसमें दी थी। इसके बाद क्या होता है, इसमें फोर्थ जो प्रोविजन थी, इसने क्या किया, जो प्रोविंशियल लेवल पे जो स्टेट थे, मतलब स्टेट थे उनमें से 11 स्टेट में से 6 स्टेट में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। जो आपका याद है आपको, बाई कैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया था 1919 के एक्ट ने। 2 हाउस बनाए थे,
बाईकैमरलिज्म का मतलब दो हाउस, तो इसने 6 स्टेट में वो एस्टेब्लिश किया, 2 हाउस बनाए। उन 2 हाउस को बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे अपर हाउस बोला जाता था, और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोला जाता था। ये आज भी हमारे कई स्टेट में, 6 स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, 2 हाउस। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है, जिसे विधान परिषद भी बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा भी बोलते हैं, ये लोअर हाउस इसे कहा जाता है। तो ये प्रावधान जो आपके इसने 1935 के एक्ट ने भी दी कि प्रोविंशियल लेवल पे 2 काउंसिल होंगी, बाईकैमरलिज्म होगा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक असेंबली। नेक्स्ट इसकी प्रोविज़न क्या थी? इसकी नेक्स्ट प्रोविज़न थी जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, किसमें 1909 से स्टार्ट किया था, 1909 से स्टार्ट किया था, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, और 1919 के एक्ट में वो उसे एक्सटेंड किया, इसको फर्दर फिर एक्सटेंड किया 1935 के एक्ट से, 1935 के एक्ट में और दिया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट किस किस को दिया? इसमें प्रावधान थे डिप्रेस्ड क्लास के लिए, मतलब जो शेड्यूल कास्ट थी, वुमन के लिए और लेबर के लिए। वुमन के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान था कि वुमन ही एक पर्टिकुलर एरिया से कैंडिडेट खड़ी होंगी इलेक्शन में और वुमन ही उस पर वोट करेंगी, केवल केवल महिलाएं, तो इसके लिए दिया। हालांकि ये कभी भी क्या फोर्स में नहीं आया, ये एक्ट लागू नहीं हुआ, मतलब डिसकंटिन्यू हो गया था बहुत समय के बाद। तो इसके बाद क्या इसकी नेक्स्ट प्रोविज़न आती है, इसने जो काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसे अबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया। काउंसिल ऑफ इंडिया याद करो, हमने पढ़ा था 1858 के एक्ट में आया था, मतलब जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की थी इंडिया के लिए, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रावधान था, जिसमें कुछ मेंबर हुआ करते थे। तो इस काउंसिल ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1850 एक्ट में था, तो इसलिए ये इस सर्विस को रिमूव कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न थी कि इसने जो फ्रेंचाइज थी जो स्टार्ट की थी कब, 1919 के एक्ट में, जब डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किए थे, तो जो फ्रेंचाइज थी उसको फर्दर एक्सटेंड किया, मतलब अब कम से कम 10% लोगों को, टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों को वोटिंग राइट दिया। फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग राइट, वोट करने का अधिकार, जो आगे एक्सटेंड कर दिया। और प्रोविज़न क्या थी, इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करने के लिए भी प्रोविज़न थी इसमें कि कंट्री में करेंसी जो आपकी मुद्रा है और क्रेडिट, मतलब पैसे को कंट्रोल करने के लिए कंट्री में एक बैंक बनाया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी काम करता है। फिर इसका नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी, इसने क्या है, केवल सिर्फ जो 1919 का एक्ट था उसने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, प्रोविज़न थी, लेकिन इसने क्या है, सेंट्रल लेवल के लिए फेडरल सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान था। दूसरा प्रोविंस लेवल पर, स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और दो या दो से अधिक स्टेट के लिए, प्रोविंस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है। तो ये प्रावधान था इसमें, जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, फेडरल, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट लेवल पे स्टेट पीएससी, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो ये प्रावधान 1935 के एक्ट में भी थे, फेडरल के लिए, प्रोविंशियल के लिए और जॉइंट के लिए, 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए। नेक्स्ट प्रोविज़न थी इसमें कि इसने फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया, और जो कोर्ट बनाया गया 1937 में इस एक्ट के थ्रू ही, फेडरल कोर्ट। तो ये सारी प्रोविज़न थी 1935 के एक्ट में। इसके बाद आता है हमारा एक एक्ट जो बनाया था गवर्नमेंट ने 1947 में, इस एक्ट को बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके थ्रू हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिलेगी हमें अगले लेक्चर में, हम आज़ादी से जो एक्ट बना था आज़ादी के लिए 1947 का, उसे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार।